2019 में लोकसभा चुनाव एसपी और बीएसपी ने साथ मिलकर लड़ा था। बीएसपी ने एसपी से 2 गुनी सीटें भी हासिल की, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि एसपी का वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हुआ है। हालांकि उसके बाद जब 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग और आमने सामने लड़े तो बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई और समाजवादी पार्टी 111 सीट हासिल कर सकी। अब सवाल यह कि आखिर मायावती का डर सियासी तो नहीं है? कहीं अखिलेश यादव को पीडीए फॉर्मूला, मुस्लिम वोटर्स का एसपी के लिए झुकाव और दलित वोटों में बीजेपी की सेंध अब उन्हें इंडी में एंट्री के लिए बेकरार तो नहीं कर रही? तो सवाल यह कि अगर मायावती आईएनडीआईए में आएंगी तो अखिलेश बाहर जाएंगे क्या? 2024 से पहले अखिलेश वर्सेस मायावती का नया सियासी युद्ध दिखाई देगा क्या? इसी मुद्दे पर महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मायावती को अखिलेश से खतरा क्यों? बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह ट्वीट कर इस पुल की वजह से खुद को और अपने पार्टी दफ्तर को असुरक्षित बताया है। ये पुल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अराजक तत्व इस पुल के जरिए उनके पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माया इंडी में आएंगी, अखिलेश बाहर जाएंगे। पुराने साथी किन खतरों से डरा हाथी? ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते हो। तो तुड़वा दे, सरकार बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख दे कि पुल तुड़वा दो। अखिलेश बोले खतरा तो बीजेपी से करें गुहार। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े। मायावती बोली अखिलेश दलित विरोधी। समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास धोखा देने का रहा है और कहते भी हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। 2024 से पहले अखिलेश वर्सेस मायावती। गेस्ट हाउस कांड में दलितों पर सबसे बड़ा हमला करने का काम किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी। क्या इसको दलितों ने नहीं समझा? ये सब दलितों ने, सारे गरीब कमजोरों ने इसको पहचान लिया है कि ये हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं। और वक्त महाबहस के सवालों का, आपके सामने वो सवाल जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, मायावती को अखिलेश से खतरा क्यों? ये दोनों पार्टियां पूर्व में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, पुराने मतभेदों को बुलाकर एक मंच पर आ चुकी हैं। अब अचानक मायावती इस तरह के आरोपों को सामने ला रही हैं कि सपा सरकार के वक्त कुछ हुआ था, तो आखिर अखिलेश से अचानक उनको खतरा क्यों? उसके पीछे की सियासी वजह क्या? मायावती आईएनडीआईए में आएंगी तो क्या अखिलेश यादव बाहर हो जाएंगे? खबरें यहां भी आ रही थी कि क्या कांग्रेस बसपा के संपर्क में है और आईएनडीआईए में बसपा को लाना चाहती है। तो ऐसे में मायावती का अब समाजवादी पार्टी पर खुलकर जो प्रहार सामने आया है, उसके बाद क्या मायावती आईएनडीआईए में आएंगी और क्या अखिलेश बाहर जाएंगे? और सवाल नंबर 3, 2024 से पहले अखिलेश वर्सेस मायावती, ये स्थिति क्या यूपी में बनती दिखाई देगी? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शक्ति सिंह हमारे साथ हैं, दलित चिंतक, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत धर्मेंद्र सिंह जी आपसे कर लेते हैं। आप ही का रिएक्शन, बसपा और सपा पुराने मतभेदों और बड़ी सियासी हलचलों जो दोनों पार्टी के बीच में हमेशा से रही, उन सबको भूलकर एक मंच पर साथ आ चुके हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, अलग भी हो चुके हैं। अब बहन जी अचानक आकर सपा सरकार पर ये बड़े आरोप लगाती हैं और उसके बाद चर्चा ये कि क्या आईएनडीआईए में शामिल होगी बसपा और क्या एसपी बाहर होगी? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात, जिन बातों को लेकर आज आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड हो और चाहे ये पुल का निर्माण हो। आपको मालूम, पुल का निर्माण 2014 में जनता की मांग पर वहां वीवीआईपी गेस्ट हाउस और आवास विकास से लेकर के वो जो माल एवेन्यू वाली क्रॉसिंग थे, वहां से कैंट जाने वाले रास्ते पर और सदर बाजार जाने वाले रास्ते पर लगातार जाम रहता था। और नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो है
उन्होंने घोषणा की थी। ये सही है कि अखिलेश जी 2000 जब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे 2013 में उन्होंने इसको बनाने की घोषणा की और निर्माण उसका उद्घाटन भी, शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी किया। वो जनता की जरूरत थी। किसी पुल से के निर्माण से सारे मानक पर बना हुआ है, किसी के पुल के निर्माण से किसी को खतरा हो, पहली बार देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में देखने को मिल रहा है। ये सही है कि उसके चारों तरफ अगर मौके पर जाके देखें तो पुल के दोनों तरफ सिक्योरिटी की ऊंची ऊंची बाड़ लगी हुई है, उधर कुछ क्या है कुछ दिखाई भी नहीं देता। और दूसरी बात, उन सब के बाद भी, उन सारी बातों के बाद हमारा 2019 के इलेक्शन में समझौता था और लोकसभा की जो है बहन जी की 10 सीटें आई जब शून्य हो गई थी। उसके बाद कौन से ऐसे कारण रहे, पीछे कौन सी स्क्रिप्ट लिखी गई, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। बहन जी ने समझौता तोड़ दिया। हमारी तरफ से कभी कोई आरोप प्रत्यारोप बहुजन समाज पार्टी पर नहीं लगाया गया। हमारे मतदाताओं ने मन बड़ा करके, हमारे कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने बहुजन समाज पार्टी के 10 MP जिताए थे और बड़ी संख्या पे उनके लोग जीते रह गए थे। चलिए, अगर सपा और बसपा के बीच में 2024 से पहले ये राजनीतिक गतिरोध और बढ़ता है तो इसका सियासी फायदा नुकसान किस तरह होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट सचिन रावत जी, पिछले दिनों चर्चा थी कि कांग्रेस चाहती है, बसपा के संपर्क में है कि वो INDIA गठबंधन को ज्वाइन कर ले। तो क्या आप समाजवादी पार्टी को अलग करके गठबंधन में कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच में जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में उसका आपको डर सता रहा है क्या? देखिए आस्था जी, जहां तक इंडिया अलायंस का हिस्सा आज के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी और RLD है, और निश्चित तौर पे देखिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, विषय ये नहीं है। विषय यह है कि देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, देश के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, जो देश में बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो देश में बढ़ती बेरोजगारी है, जो डूबती अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे कम किया जाए। आज की डेट में कौन क्या कह रहा है, बात इसकी नहीं है, बात आज देश को बचाने के लिए है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी सरकार ने देश को बरगलाने के लिए 2014 से लेकर अब तक देश में लगातार ऐसा काम किया जिससे बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया, 45 सालों में ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से नफरत की सियासत हो रही थी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कहीं ना कहीं अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत उसकी हो रही है, तो हम लोग न्याय, इसलिए हम लोगों ने उसको जोड़ा है। कहीं ना कहीं जो देश में, देश के साथ जो न्याय नहीं हुआ है, उस न्याय में बेरोजगारी है, उस न्याय में जो डूबती अर्थव्यवस्था है, उस न्याय में कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन करने का तरीका जो भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ किया है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग एकजुट हैं। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस में जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं हम लोगों के संपर्क में, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी, आप इनकार नहीं कर रहे, बसपा के संपर्क में आप हैं, आप हो सकते हैं, आपका सियासी इशारा इस तरफ है। राजेश चौधरी जी, 2024 से पहले बसपा और सपा में अगर राजनीतिक गतिरोध बढ़ता है या दोनों पार्टियों के बीच में BSP वर्सेस SP जैसी स्थिति आती है, तो बीजेपी को तो उसका सियासी फायदा नुकसान किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। अब बसपा सपा एक होते हैं, सपा कांग्रेस एक होते हैं, बसपा कांग्रेस एक होते हैं, या कोई अन्य दल एक होता है, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब इनके आपसी मतभेद बहुत पुराने हैं। सही मुद्दा उठाया है उन्होंने, मायावती जी ने। दुनिया ने देखा था किस तरह से उनकी हत्या करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी। गेस्ट हाउस में मीराबाई मार्ग पर बिजली पानी सब काट दिया था। एक कमरे में किस तरह से सपा के गुंडे घुस गए थे और जैसे तैसे करके ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते थे, उनको निकाल करके वहां से लाए थे, नहीं तो हत्या हो जाती। तो ये जो गठबंधन 2019 में हुआ था वो बेमेल गठबंधन था, उसका कोई मेल नहीं था। उन्होंने कोशिश की थी, एक प्रयोग किया था कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी को हम मात उत्तर प्रदेश के अंदर दें, उसमें ये सफल नहीं हुए। ये जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, कोई इनका आपस में मेल तो है नहीं ना, कोई विचारधारा मिलती है। परंपरागत रूप से एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के बार बार हम ये लड़ते हुए आ रहे हैं, तो ये मिलने वाले मुझे नहीं लगता है कि ये हैं। और जो मुद्दे मायावती जी ने उठाए, चाहे वो फ्लाईओवर का मुद्दा है, जब बगल में किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जो Z+ सुरक्षा में रहता है, तो निश्चित रूप से खतरा होगा। कोई भी वहां खड़ा होकर के निशाना लगा सकता है। ये बहस पे ही बनाया गया था,
मायावती जी को नीचा दिखाने के लिए फ्लाईओवर का ठीक है, निर्माण किया धर्मेंद्र गया सिंह था। जी, ये आरोप भाजपा भी लगा रही है कि ये जानबूझकर बनाया गया था, मायावती जी को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था। और उसी से जुड़ा सुरक्षा का सवाल मायावती भी उठा रही है कि ताकझांक होती है, अराजक तत्व हम पे हमला कर सकते हैं। नहीं, ये आस्था जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी जाकर के मौके पे देखा है कौन झांकता ताकता है। असली बात यह है कि बहन जी की स्क्रिप्ट जो है इन्होंने लिख के दी, इसलिए इनको मालूम है वहां क्या समस्या है। सवाल आज हमारे सामने महत्वपूर्ण ये नहीं है कौन क्या बोल रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक रहा है। हम लोगों ने पूरे देश के में भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जो तमाम किस तरह के आरोप अभी कांग्रेस के साथी ने हमारे बताया कि किस तरह से बेरोजगारी भ्रष्टाचार से लेकर के इतने मुद्दे हैं, चूंकि मुद्दों का विषय आज नहीं है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान देना और किस तरह से विपक्षी एकता को तोड़ा जा सके, इस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत उसमें है। मैं इस पर, हमारी पार्टी और हम लोग कतई इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है और उसमें जो हमारे साथ आएगा सबका स्वागत है। उचित भागीदारी के साथ हम उसको अपने साथ लेकर के चलेंगे। भारतीय जनता प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। प्रभात जी, आपका कमेंट, क्या 2024 से पहले अखिलेश वर्सेस मायावती की स्थिति ऐसे ही बढ़ेगी आगे? गतिरोध बढ़ेगा क्या आगे? आप क्या भविष्य देख रहे हैं? एक तरफ INDIA गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, और अब अचानक बसपा से मायावती हमला कर रही है। देखिए आस्था जी, हाँ, देखिए आस्था जी, लड़ाई 2024 की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट, देखिए माइनॉरिटी वोट इन दोनों का एक सिमिलर वोट है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो। माइनॉरिटी वोट में ये भाजपा का साथ दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भाजपा की बी टीम है, वो कह रहे हैं वो भाजपा की बी टीम है। आप भी मिलते रहे हैं। सवाल जब गेस्ट हाउस कांड हुआ उसके बाद जिस तरीके से बुआ बबुआ का 2019 में एक प्रयोग, किसी तरह एक रिश्ते जुड़े और वो रिश्ते बेमेल रिश्ते थे, और आरोप लगा कि यादव वोट जो है बीएसपी में गया, बीएसपी का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 सीटें बीएसपी को मिली। लेकिन 2024 में जो मायावती का एक, देखिए मायावती की दूरी कांग्रेस से भी उतनी है जितनी समाजवादी पार्टी से भी है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ मायावती आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी। ये अटकलें चल रही हैं, ये राजनीति में हर चीज संभावनाओं का खेल है, संभावना कभी भी बन सकती है। लेकिन मायावती जिस तरह आरोप लगा रही है अखिलेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश में मायावती का संगठन कमजोर हो गया है। उनका अपना दलित वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पास 14 से लगातार चला गया था। ऐसी स्थिति में अपने वोट को बचाने की कवायद ये दोनों पार्टियां कर रही हैं और माइनॉरिटी वोट को ये बताने का प्रयास कर रही है कि भाजपा को हम रोक सकते हैं, क्योंकि मायावती को अगर माइनॉरिटी वोट नहीं मिला तो उनका वोट परसेंट 10-11% या 8% ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है कि पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी, तो वो 19 और 11 30% अपने आप को मान रहे हैं कि हमारे पास 30% सुरक्षित है वोट बैंक। और जो 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पे सामने नजर आया। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। भगवान राम का जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी से ये पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपने आप को दिखा रहा है कि हम लड़ रहे हैं, पहले आपस में ये सीट शेयरिंग सुलझा ले। इन लोगों का आपस में फार्मूला नहीं सुलझ पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती और अखिलेश का दूरियां और बढ़ेंगी और एक दूसरे को दलित विरोधी, कोई दलित विरोधी बताएगा, कोई बताएगा कि माइनॉरिटी विरोधी भी है। ये गतिरोध बढ़ेगा, सियासी नुकसान आपका पीडीए और बहन जी को माइनॉरिटी की जरूरत है, क्योंकि दलित वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है 2024 के बाद से, उसका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। हाँ। नहीं, बहन जी ने तो पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी, इसलिए उनके बारे में इंडिया गठबंधन पे कोई प्रभाव पड़ने की बात नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता, अभी जब लोकसभा के गठबंधन के बाद विधानसभा का चुनाव बहन जी अकेले लड़ देख चुकी है और उनका बड़े मुश्किल से एक सीट पर विधायक उनका उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचा। जहां तक गठबंधन समझौते की बात है, उसके लिए कमेटी बनी है, लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूं। और बहन जी से कांग्रेस के साथ ये बात कर रहे हो, कोई बातचीत चौराहे पर नहीं होती है, न कोई पर समय आने पर वो क्या बातचीत चल रही, कैसे चल रही है। शक्ति सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दलित चिंता। ठीक है शक्ति सिंह जी, आपको चर्चा में लाते हुए, मायावती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर ऐसे समय में हमला बोल रही हैं जब देश में आम चुनाव होने वाला है
और लगातार विधानसभाओं और पिछले लोकसभा की परफॉर्मेंस को अगर उठाकर देखा जाए तो दलित वोट बैंक का बहुत हद तक झुकाव जो बीजेपी की तरफ रहा है। माइनॉरिटी वोट बैंक वो भी जानती हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी, कुछ बीजेपी, कुछ उपचुनाव में हमने जिस तरह का रिजल्ट देखा, तो अब INDIA गठबंधन के लिहाज से ये सपा वर्सेस बसपा की स्थिति आपको कहां जाती दिखाई दे रही है? इसके क्या राजनीतिक परिणाम आपको दिख रहे हैं? इस चुनाव के समय में BSP के द्वारा अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसका इतिहास बहुत पुराना है। जब माननीय बहन जी के समय की सरकार जब थी उस समय कई ऐसे जिला थे जो दलित महापुरुष हो, चाहे SC को हो, चाहे OBC के हो, उनके नाम पर कई जिले बनाए गए थे, लेकिन उन जिलों का नाम चेंज करके अखिलेश यादव जी ने हटा दिया। जैसे एटा से काटकर काशीराम जिला बनाया गया था, उसे भी उन्होंने हटा दिया। सुल्तानपुर से काट करके साहू जी महाराज नगर बनाया गया था, उसे भी हटा दिया गया। इतना ही नहीं, ठेकेदारी में आरक्षण बहुजन समाज पार्टी के समय में दिया गया था, उसे भी समाजवादी पार्टी ने हटाया। SC को प्रमोशन में भागीदारी दिया गया था, उसे भी डिमोट कर दिया गया था सपा सरकार द्वारा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो अगर किसी राजनीतिक पार्टी में मीटिंग होती है तो वहां बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, आपका फिलहाल फ्रेम फ्रीज हो रहा है, रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए राजेश चौधरी जी। राजेश जी, सवाल यही है कि अगर BSP INDIA में जाए या ना जाए, पूर्व में हमने देखा है वो अलग से चुनाव लड़ती है, तो सीधी सी बात है INDIA और बसपा, उसमें सपा और बसपा का बहुत सा वोट बैंक है जो कॉमन, जिसे आप कह सकते हैं, अलग अलग मैदान में होंगे, तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। देखिए, सपा और बसपा का जो वोट है आस्था जी, वो परंपरागत रूप से एक दूसरे का विरोधी है। न बूथ पे, न गांव में, न मोहल्ले में कभी वो एक साथ बैठते नहीं है, और ये खाई बहुत पुरानी है। ये तो 2019 में अखिलेश यादव जी ने सरेंडर किया था, जिस तरह से 2017 में कांग्रेस के सामने सरेंडर किया था, और 2 लड़कों की जोड़ी आई थी साइकिल पे, पीछे लटक गए थे आकर के वो राहुल गांधी जी। एक वो भी प्रयोग था, एक प्रयोग इसी तरह से इन्होंने 2019 में किया। इन सब की तरफ जनता बिल्कुल नोटिस लेती नहीं है जी। जनता देख रही है आज किस तरह से किसान सम्मान निधि किसान के खाते में आ रही है। जनता देख रही है आज उज्ज्वला योजना किस तरह से लागू हो रही है, गरीब के घर में फ्री में राशन जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत का इकबाल कायम हो रहा है। कश्मीर के अंदर से आतंकवाद जा रहा है, और जो 500 साल पुरानी एक तमन्ना थी हर भारतवासी की, हर हिंदू की, अयोध्या में मेरे रामलला विराजमान हो, वो 22 जनवरी को आ रहे हैं। एक एक चीज मायने रखती है। सरकार की मंशा और सत्ता में बैठे हुए लोगों की मंशा किस तरफ है, क्या चाहते हैं, देश किस तरफ जा रहा है, बड़ी बारीकी के साथ जनता आज जो है देखती है, उसके बाद वोट करती है। और आज उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता तो बम बम हो रही है, चारों तरफ राम राम हो रहा है, जय श्री राम हो रहा है, और एक तरफ वो वीडियो चल रहे हैं जिस तरह से बर्बरता पूर्वक गोलियों की बौछार हो रही है। मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह से गोलियां चलवाई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह से राम भक्तों को मारा, उनकी हत्या की गई, सरयू का पानी लाल कर दिया गया था खून से। ये स्थिति है, सब कुछ देख रही है जनता, और इंतजार कर रही है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी को वोट करने का मौका मिले, और बार फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ। आस्था जी, देखिए ये जो बातें हैं कि जिलों के नाम बदल दिए, ये कर दिए, ये सारी बातें जब हमारा लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन हो गया तो उन सबसे हम लोग ऊपर उठ करके और सारी बातों को भुला करके, सारी कटुता को समाप्त करके हम लोग साथ आए थे। उसके बाद कोई ऐसी नई बात नहीं हुई कि बहन जी और समाजवादी पार्टी के बीच कोई मतभेद हो। ये सही है कि बहन जी का असली दर्द और असली डर कहाँ छुपा है, इसको ये लोग छुपा रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कि बहन जी की स्क्रिप्ट लिख करके कहां से आ रही है। बात इसकी जांच होनी चाहिए, और असली वजह जो है ये पता लगाना चाहिए कि इनकी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लिख के आ रही है, बहन जी उसको बोल रही है। लेकिन उसके बाद भी हमारा कंसर्न केवल भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार को 2024 में हटाना है। उसके लिए हमारे साथ जो आएगा, हमारे गठबंधन जो आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में जो आएगा उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सचिन रावत जी, क्या कांग्रेस
उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा सुटेबल पार्टनर ढूंढ रही है सपा को किनारे रख के, क्योंकि खबरें आई थी कि सपा शायद 2-4 सीटें ही आपको देना चाहती है। आप ही लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका जितना जनाधार उसको उतनी सीटें। मध्य प्रदेश में आपने उनको यही याद दिलाया था, अब यूपी में इसकी चर्चा हो रही थी। तो क्या सपा से अलहदा बसपा के साथ जाकर क्या उत्तर प्रदेश में आप लोग करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है क्या? देखिए आस्था जी, पता नहीं आपके पास कहां से खबर आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीटें मिल रही हैं, और जहां तक इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और वो तय करेगी कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग क्या रहेगा, आने वाले समय में अलायंस का स्वरूप क्या रहेगा। सचिन जी, अभी तक निरंतर बैठकें निकाल नहीं पाए, सीट शेयरिंग कैसे होगी? 4 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक कुछ निकाल नहीं पाए आप लोग, फॉर्मूला बात नहीं बन पा रही है, मिजाज नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए आस्था जी मेरी बात आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जहां तक सीट शेयरिंग जो भी होती है, अगर इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो तो आपको कैमरे के सामने तो ना हम बताएंगे ना वो लोग बताएंगे। ये कैमरे के सामने कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं बताई जाती, बंद कमरों में ये सब चीजें डिसाइड की जाती हैं। और जहां तक हमारा इंडिया अलायंस की बात है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन कहां पे चुनाव लड़ेगा, कौन सा दल किस गठबंधन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अभी मैंने 3 महत्वपूर्ण बात कही, उस पे राजेश चौधरी जी का एक जवाब नहीं आया। वो कश्मीर चले गए, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। उनसे मैंने यही कहा कि देश में जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है उसका क्या, जिस तरह बीएचयू में ये सवाल आप पूछ रहे हैं, हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, चुनावी मंच से भी पूछते हैं, आगे भी आप पूछेंगे, लेकिन आईएनडीआईए के भीतर अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग या सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा, उस पर कोई ठोस जवाब नहीं। प्रभात त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाती है, उस पर राजेश चौधरी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। प्रभात जी बोलिए। ठीक है सचिन। देखिए आस्था जी सवाल जवाब मैं दे रहा हूं। आस्था जी, मायावती की सबसे बड़ी जो स्थिति इस 2024 के चुनाव में होगी, एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। 10 सीटें जीत के मायावती 2019 में आई थी, किसका वोट ट्रांसफर हुआ किसका नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन जो विपक्षी खेमा है, कहीं ना कहीं मजबूरी में मायावती को कोई ना कोई, अगर वो अकेले जाती है तो उसको मालूम है कि मेरे पास 8-10% जो मेरा अपना वोट है, और कितना मुस्लिम मिलेगा, कितना और कहां से मिलेगा, बैकवर्ड है और भी है, अपर कास्ट है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि समाजवादी पार्टी एक बड़े पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में है, जो ये सामने मैदान पे चुनाव में बाइपोलर भाजपा और समाजवादी पार्टी रहेगी। अगर इंडिया गठबंधन होता है, जैसा कि अभी भविष्य के गर्भ में है, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही है, कई राज्यों का मामला फंसा हुआ है, चाहे ममता बनर्जी का हो, चाहे आरजेडी और जेडीयू का हो, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा और बसपा का हो। लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के तौर पे कह सकता हूं कि राजनीति में मायावती को 0 सीट आने से एक भय भी है। अगर मायावती गठबंधन करती है तो उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, नहीं स्थिति एनडीए 10 सीटों से नीचे बन रहा था, उसमें 42 दल शामिल थे। 42 दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा 2019 के। लेकिन क्या हुआ, लगातार कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी दल ने उनका साथ क्यों छोड़ा, नीतीश कुमार जी ने साथ क्यों छोड़ा, उद्धव जी ने साथ क्यों छोड़ा, महबूबा मुफ्ती जी ने साथ क्यों छोड़ा, अकाली दल ने साथ क्यों छोड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो धरातल पे ना होकर के कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की ओर जाती हैं। अरे हम लोग अपना अलायंस हम लोग डिसाइड कर लेंगे, हम लोग डिसाइड कर लेंगे, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है राजेश चौधरी, मजबूत अलायंस है जो 2024 में मोदी सरकार, सिंगल मोटिव है कि कैसे विपक्षी अलायंस को जो है वो तोड़ दिया जाए, उसको बिखरा दिया जाए। आप उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं राजेश चौधरी जी। देखिए ये जो सवाल उठाते हैं ना, ये सवाल तो पिछले 4 चुनाव से उठाते हुए चले आ रहे हैं, और लगातार ये उस सवाल पे पराजित होते चले आ रहे हैं। कोई इनके पास मुद्दा नहीं। आज सरकार ने जो काम किए है ना, राजेश चौधरी चार चुनाव के बीच में हुई थी, पहले हुई थी, ये बताइए। इन लोगों ने गिरफ्तारी इसलिए नहीं की क्योंकि वहां पे चुनाव
अब जब बीएचयू की घटना पूरे देश में सामने आ गई, जिसमें एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे, तब ये लोग मुंह छुपा रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, महिला अपराध पे जवाब नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मायावती ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यह कि आखिर मायावती का डर कहीं सियासी तो नहीं है? कहीं अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला, मुस्लिम वोटर्स का एसपी के लिए झुकाव और दलित वोटों में बीजेपी की सेंध अब उन्हें इंडी में एंट्री के लिए बेकरार तो नहीं कर रहा? महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।